मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना। जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड। आज की इस बावकार तकरीब में आप सबका खैर मकदम किया जाता है। ये नशिस्त अपने आप में एक अहम मकसद समोए हुए है। ये सिर्फ उमूमी अफराद का इज्तिमा नहीं बल्कि ख़वास पर मबनी एक अहम नशिस्त है। ये वो अफराद है जो आने वाले चंद दिनों में कौम मुस्लिम के मुस्तकबिल को निखारने में अहम खिदमात अंजाम देने वाली है। इस्लाम पार्टी के सदर मौसूफ वो भी यहाँ पर विराजमान है। उनके ज़रिए से उठाया जाने वाला ये कदम न सिर्फ काबिल तहसीन है बल्कि लायक तकलीद भी है, क्योंकि आने वाले चंद अय्याम जो अय्याम है वो और मुश्किल भरे होने वाले हैं। उमूमी तौर पर मेरे जो उर्दू का अंदाज़ वो यही है, यानी क़स्दन मैं भारी भरकम लफ्ज़ों का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, रोज़मर्रा का रूटीन है। फिर भी कोशिश करूँगा कि कुछ हिंदी या इंग्लिश के लफ्ज़ों का इस्तेमाल करके हम अपनी बात को मुकम्मल करने की कोशिश करें। इस वक्त जो सूरत हाल है वो धीरे धीरे पैनिक सिचुएशन में तब्दील होती जा रही है। फिलवक्त SIR के हवाले से सरगर्मी जारी है, लेकिन बाज़ अहबाब उसे NPR को सामने रख कर देख रहे हैं, सेंसस में गुड़मुड़ करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर NRC से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, चार चीज़ है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का मुताला करेंगे, हमारा जो संविधान है उसमें चारों के लिए मुख्तलिफ पैमाने, उसूल और ज़ाब्ते, रूल्स एंड रेगुलेशन बताए हुए हैं। लेकिन हमें ये भी फरामोश नहीं करना है कि आज का कदम वो आने वाले कदमों के लिए बुनियाद फराहम करता है। आज जो कुछ हो रहा है वो आने वाले दिनों के लिए एक मजबूत बुनियाद फराहम करेंगे। जैसे सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट है कि आधार कार्ड किसी भी मकाम पर मैंडेटरी नहीं है। हमें ये इख्तियार दिया गया है, हम चाहे तो आधार कार्ड सबमिट करें, चाहे तो ना करें। लेकिन जब आप बैंक अकाउंट खोलने के लिए जाते हैं तो हमें पैन कार्ड सबमिट करना होता है, और पैन कार्ड सबमिट करने के लिए आधार कार्ड कंपलसरी है। तो बैंक अकाउंट खोलने के लिए आधार तो कंपलसरी नहीं है, वहाँ पैन कार्ड कंपलसरी, और पैन कार्ड से मुंसलिक है हमारा आधार कार्ड। बताने का मतलब यही है कि आज जो कुछ कार्रवाइयाँ होने वाली है वो मुस्तकबिल करीब में कुछ चीज़ों की बुनियादें फराहम कर सकती है। यके बाद दीगरे एक एक करके पहले कुछ टर्म्स, कंडीशन, रूल्स और रेगुलेशन को हम समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद चूँकि आप सब फील्ड पर काम कर रहे हैं तो फील्ड पर आप लोगों को क्या दुश्वारियाँ दरपेश है, उनका तदारुक, उनका इजाला, उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है, इस पर हम कुछ खामा फरसाई करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली चीज़ वोटर लिस्ट। एक होती है वोटर लिस्ट, दूसरा होता है वोटर ID। दोनों में फ़र्क है। उमूमी तौर पर हमारे यहाँ पर ज़्यादातर अफराद के पास वोटर ID मौजूद है। वोटर ID का मौजूद रहना इस बात की ज़मानत नहीं है कि आप वोट देने के अहल हैं। ठीक है, वो बुनियादी कागज़ हो सकता है, लेकिन वोटर ID एक मुख्तलिफ चीज़ है और वोटर लिस्ट एक मुख्तलिफ चीज़ है। हिंदुस्तान का जो कानून है, इलेक्शन जो कंडक्ट करवाता है इलेक्शन कमीशन, वो वोटर लिस्ट की बुनियाद पर कंडक्ट करवाता है। अगर आपका नाम वोटर फहरिस्त में मौजूद है, उस वक्त आपके पास वोटर ID मौजूद हो या ना हो, आप वोट दे सकते हैं। उसका मुतबादिल मौजूद होता है, दूसरा डॉक्यूमेंट बताकर हमें वोट देने का इख्तियार हासिल है। लेकिन अगर हमारा नाम फहरिस्त में मौजूद ही नहीं तो हम वोटर ID बताकर वोट नहीं दे सकते हैं। दोनों में ये फ़र्क है। अभी हम 13 डॉक्यूमेंट्स जो बताए जा रहे हैं, एक एक करके उसकी बुनियाद को समझने की हम कोशिश करेंगे कि वो 13 डॉक्यूमेंट्स क्या है और उनकी हैसियत क्या है। जैसे हर दस्तावेज़, हर डॉक्यूमेंट जो दिया जा रहा है वो गवर्नमेंट की जानिब से इशू किया जा रहा है। मिसाल के तौर पर बिजली बिल,
वो भी अथॉरिटी डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, पासपोर्ट ये भी अथॉरिटी डिपार्टमेंट है, लेकिन दोनों की जो अहमियत है, दोनों का जो मियार है वो एक जैसा नहीं हो सकता, दोनों में तफावत है। अगर आप पिछले 1-2 महीने से करंट अफेयर से वाबस्ता है, पासपोर्ट को लेकर बड़ा गहमी का माहौल था कि सिटीजनशिप का वो दस्तावेज़ तस्लीम नहीं किया जाएगा, बड़ा हल्ला मचा था। उसमें कोई कबाहत की बात नहीं है, क्योंकि ये कोई आज किया गया अमल नहीं है, ये पहले से तयशुदा है कि पासपोर्ट जो है वो सिटीजनशिप का डॉक्यूमेंट नहीं है, वो एक ट्रैवलिंग पास डॉक्यूमेंट है। अब किस तरीके से जब हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को पढ़ेंगे और 1950, 1955 और अलग अलग अदवार में सिटीजनशिप एक्ट जो तब्दील हुआ है उसको हम देखने की कोशिश करेंगे तो ये सारे पैरामीटर्स हमें समझ में आ जाएंगे। मिसाल के तौर पर 26 जनवरी 1950 जब हमारा संविधान नाफिज हुआ, जिसको हम यौम जमहूरिया के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं, 26 जनवरी 1950 से लेकर जून 1987 तक अगर कोई फ़र्द हिंदुस्तान में पैदा हो रहा है तो वो बाय बर्थ जन्म से हिंदुस्तानी है, ये रूल रहा है। लेकिन वक्तन फ़ौक्तन रूल में तब्दीली आती गई है। जैसे 1987 के बाद सिर्फ पैदा हो जाना हिंदुस्तानी होने का सबूत नहीं है, बल्कि पैदाइश और उनके माँ और बाप दोनों में से कोई एक वो हिंदुस्तानी होना चाहिए। ये पहली कंडीशन नाफिज की गई। उसके बाद फिर अमेंडमेंट बिल आता है। अब अमेंडमेंट बिल को पहले से ज़्यादा सख्त बताया जाता है। क्या बताया गया कि अब एक नहीं बल्कि दोनों वो हिंदुस्तानी शहरी चाहिए, तो उनकी होने वाली औलाद वो हिंदुस्तानी शहरी तस्लीम की जाएगी। उसके बाद फिर अमेंडमेंट आता है कि दोनों हिंदुस्तानी तो होना चाहिए, लेकिन दोनों में से कोई एक भी इल्लीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए, यानी वो किसी मुल्क से बगैर किसी परमिशन के अगर वो आकर यहाँ पर रहता है तो वो काबिल तस्लीम नहीं होगा। और उसके बाद के अमेंडमेंट जिसके ऊपर मेरी वीडियोस बनी हैं आप देख सकते हैं। बताने का मकसद ये है कि हमारे पास जो इस वक्त वोटर्स आ रहे हैं उनको यही चीज़ हमको समझाना है कि कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 3, यकीनन आपके पास ऐसे बुज़ुर्ग अफराद, बूढ़े माँ बाप आ रहे हैं जो पूरी थैली आपके सामने टेबल पर बिछा देते होंगे, ये हमारे घर के वोटर्स है, ये उनकी यादी है, आप तलाश कीजिए। और कुछ तो ऐसा भी है कि हम ना करदा गुनाहों की सज़ा भुगत रहे हैं। शेख को शे लिख दिया, सैयद को सो लिख दिया, मोहम्मद को मो लिख दिया, अहमद को ओ लिख दिया। तो वो जो पहले काम किया गया, मैंने इसीलिए अपनी तमीदी कलमात में ये कहा था कि आज का कदम आने वाले दिनों में सबूत का काम करता है। हो सकता है क्योंकि उस वक्त तो मैं मौजूद नहीं था, आप लोग मौजूद रहे होंगे, कुछ अफराद, ये बताया गया कि सिर्फ इंदराज कर लीजिए, हमारा नाम आ जाना काफ़ी है। किसी भी तरीके से वो नाम आ तो गया है, लेकिन आज वो एनोमली में जा रहा है। अब एनोमली के लिए गवर्नमेंट के जो कवायद है, अगर आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाएंगे तो ये 5 सफ़ात पर मुश्तमिल एनोमली के अलग अलग टर्म्स कंडीशन को बताया गया है कि कौन एनोमली में जा सकता है। और अगर मैं शहर मालेगांव की बात करूं, कुछ दिन पहले तक मालेगांव में जो डेटा है एनोमली का वो 57% था, यानी हर 10 में से 6 अफराद एनोमली में जाने वाले हैं। तो मेंटली हमें प्रिपेयर रहना है, तैयार रहना है। किस बात के लिए? मैं हूँ, आप हो, हमको हेयरिंग के लिए जाना है, क्योंकि 2002 की यादी में हमारे आबा और अजदाद के जो नाम है उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की गलतियाँ पाई जा रही है। जैसे टाइपोग्राफिकल एरर, मिस्टेक होती है। हम जो नाम रखते हैं उमूमी तौर पर मजहबी नाम, अरबी नाम, उर्दू नाम होते हैं, तो जब उनको तहरीर किया जाता है तो हमारे यहाँ पर तलफ़ुज़ की अदायगी पर ध्यान दिया जाता है। जैसे सादिक, अब बड़े काफ है तो QUE ये हम लिखते हैं, लेकिन जब हम मराठी में लिख कर दे रहे हैं और कोई नॉन उर्दू नोइंग पर्सन उसको अगर फिल कर रहा है तो जाहिर सी बात है सिर्फ को लिख कर मराठी में आगे बढ़ जाएगा। डॉट वहाँ पर देना है नहीं देना है। जमील आपने लिख दिया, कुछ लोग जमील लिखते हैं JAMIL, कुछ जमील लिखते हैं JAMEEL। तो हिंदी या मराठी में तो समझ में नहीं आता है, लेकिन जब आप उसको इंग्लिश में लिखते हैं तो उमूमी तौर पर वो रेड मार्क इंडिकेट करता है, मिसमैच बताता है, जिसकी वजह से आप और हम, मैं खुद एनोमली में हूँ,
इस कदर हम वीडियोस बनाकर गाइड कर रहे हैं, लेकिन मुझे भी जाना है, हेयरिंग के लिए जाना है, क्योंकि मेरे वालिद का जो नाम लिखा गया है वो शेख पूरा लिखने के बजाय सिर्फ शे लिखा हुआ है, लेकिन बिहम्दी ताला उनके डॉक्यूमेंट्स हमारे पास मौजूद है। तो वो डॉक्यूमेंट्स जब हमको जाना है हेयरिंग में तो हमको यही गाइड करना है। पहले तो हमको फॉर्म फिल करना है, फिल करने के बाद ये जो डॉक्यूमेंट्स की फहरिस्त है, नोटिस आने का इंतज़ार नहीं करना है, क्योंकि मैंने कहा धीरे धीरे पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो रही है। अगर आधार में मिस्टेक है, आधार अपडेट करने में आपको 7 से 14 दिन का वक्त लगने वाला है। 29 जुलाई एनुमरेशन फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट है। अगर आपको लगता है कि मुझे पैदाइशी या रिहायशी सबूत पेश करना है तो पहले से दस्तावेज़ आपको और हमें तैयार करने होंगे, और उन दस्तावेज़ को रेडी करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर कुछ मियाद मुकर्रर है, उससे पहले आप उसको बना नहीं सकते। तो अभी से एनोमली में जिन अफराद का नाम आ रहा है उन तक हमें ये मैसेज पहुंचाना है कि आपको इस तरीके के डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं। 13 डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं, जिसमें से शहर मालेगांव में या महाराष्ट्र में 11 डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर एनआरसी हुआ नहीं है अब तक, तो एनआरसी का जो एक कॉलम है वो हमारे यहाँ से निकल जाता है। उसके बाद पहला डॉक्यूमेंट जो लगने वाला है, किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को गवर्नमेंट जो आइडेंटिटी कार्ड देती है, ये पहला सबूत है। अब अगर हम अपने शहर में देखेंगे तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो है शायद उनकी तादाद, उनकी संख्या कम है, जिसकी वजह से खाल लोगों के पास पहला सबूत मिल पाएगा। उसमें पेंशन कार्ड हो सकता है या आईडी प्रूफ गवर्नमेंट की जानिब से जो मिलता है। जैसे मैं टीचर हूँ तो मुझे गवर्नमेंट की जानिब से ऑल ओवर इंडिया जितने भी टीचर्स हैं सबको एक नंबर दिया जाता है, तो ये उसका पहला सबूत हो जाएगा। दूसरा सबूत, हर शहरी के लिए गवर्नमेंट एक आइडेंटिटी कार्ड देती है। मिसाल के तौर पर हमारा आधार कार्ड, वो हम सबका यूनिक आईडी नंबर है। अब यूनिक आईडी नंबर ये हमारा पहला सबूत हो गया। लेकिन यहाँ पर जो खाम ख्याली पैदा हो रही है कि हमारे पास आधार है, काफ़ी नहीं है। हर दस्तावेज़ अपना एक इनफरादी मकसद रखता है। जैसे मैंने पहले बताया, पासपोर्ट और बिजली बिल दोनों गवर्नमेंट की जानिब से मिल रहे हैं, लेकिन दोनों का मकाम, मर्तबा, मियार एक जैसा नहीं है। पासपोर्ट ज़्यादा वैलिड है बनिस्बत बिजली बिल के। तो यहाँ पर जो हमको आधार कार्ड मिल रहा है, वो आधार कार्ड सिर्फ़ और सिर्फ हमारा जो प्रूफ रहेगा एड्रेस के लिए रहने वाला है। हम उसको पैदाइशी सबूत के तौर पर पेश नहीं कर सकते हैं, और आधे से ज़्यादा एनोमली का यही मामला फंसने वाला है। पैदाइशी सबूत के लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसमें सबसे पहला है आपका जन्म दाखिला, जिस पर ऑलरेडी मालेगांव में घमसान मचा हुआ है। तो पहला मामला आएगा आपका बर्थ सर्टिफिकेट। उसमें भी खुदा खैर करे डेट ऑफ इशू ये मामला नहीं आना चाहिए। अगर डेट ऑफ इशू ये मामला उठाया जाता है तो एक संगीन मरहला, संगीन रुख इख्तियार कर सकता है। तो पहला डॉक्यूमेंट जो जन्म या पैदाइश को साबित करने का है वो है हमारा जन्म दाखिला। दूसरी चीज़ है एलसी। जब हम स्कूल से कॉलेज से पढ़कर फारिग होते हैं तो उस इंस्टीट्यूट की जानिब से हमको एलसी दिया जाता है। अब इसमें तीसरा और चौथा सबूत जो हम पेश कर सकते हैं अपनी पैदाइश के हवाले से, वो है 10वीं और 12वीं का पासिंग सर्टिफिकेट। रिज़ल्ट नहीं कह रहा हूँ, रिज़ल्ट हर किसी के पास होता है। पासिंग सर्टिफिकेट गवर्नमेंट के वेबसाइट पर लिखा हुआ है 10वीं और 12वीं का। अगर सबके पास है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो जिस जगह से हमने एसएससी और एचएससी किया था उन कॉलेजेस का रुख हमें करना होगा। रिज़ल्ट को सामने रखकर एप्लीकेशन लिखना होगा, उसके ऊपर हमारा सीट नंबर है, डिटेल्स है, वो कॉलेज में सबमिट कर हमको सबसे पहले सर्टिफिकेट को हासिल करना होगा। इसके ज़रिए से हमारी जो पैदाइश की तारीख है वो साबित होती है। अब क्या क्या इससे साबित होता है? 3 चीज़। पहली चीज़ हमारा नाम, जन्म दाखिले में जो नाम दर्ज होता है वही वाहिद नाम होता है। बाद में हाँ कुछ उसूल है, रूल्स है जिसकी बुनियाद पर हम अपने नाम को तब्दील करवा सकते हैं, लेकिन पहला सबूत जो होता है हमारे नाम को वो है जन्म दाखिला। तो पहली चीज़ ये साबित हुई। दूसरी चीज़ हमारी जन्म तारीख, तीसरी चीज़ हमारी वालदा का नाम। ये 3 चीज़ें उसके ज़रिए से साबित होती है। यही वजह है कि पासिंग सर्टिफिकेट के ऊपर
वालदा का नाम लिखा होता है। अब पैदाइशी सबूत ये हमने जमा कर लिया, कलेक्ट कर लिया। उसके बाद बारी आती है रिहायशी सबूत। ये जो 12 डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं या 13 डॉक्यूमेंट्स की जो फहरिस्त दी गई है, उसमें से एनोमली या हेयरिंग में जब हम जाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि मैं जो बता रहा हूँ जन्म दाखिला आप बता देंगे आपका एनोमली हट जाएगा, या आधार कार्ड आप पेश कर देंगे आपका एनोमली हट जाएगा। एनोमली आया किस वजह से है वो रीज़न आपको पहले देखना होगा, क्योंकि एनोमली आने के मुख्तलिफ रीज़न्स है। जैसे वो स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से आया है, एज गेप, अगर आपके पेरेंट्स और आपकी एज में इतना ज़्यादा फासला, जैसे कुछ डॉक्यूमेंट्स इस तरीके से देखने में आए हैं कि बाप और बेटे की एज में 14 साल का फ़र्क है, तो कैसे पॉसिबल है। उसके हवाले से फिर जो 8 और 9 कंडीशन वो बताए गए हैं कि बहुत ज़्यादा एज के अंदर फासला पाया जा रहा है, रिहाइश में पैदाइश में फासला पाया जा रहा है, बाप का जो डॉक्यूमेंट है वो यूपी का है, बेटे का जो डॉक्यूमेंट है वो मालेगांव का है। तो इस तरीके से जो तफावत पाया जा रहा है वो रीज़न क्या है, वो रीज़न आपको तलाश करना है और उसके अकॉर्डिंग ये जो डॉक्यूमेंट्स बताए जा रहे हैं वो आपको देखना है। तो पहले हमने क्या देखा, आइडेंटिटी कार्ड जो गवर्नमेंट दे रही है अपने एम्प्लॉय को। दूसरा है आइडेंटिटी कार्ड जो इंडियन गवर्नमेंट दे रही है अपने हर शहरी को। तीसरा हमने देखा बर्थ सर्टिफिकेट जो कि अथॉरिटी डिपार्टमेंट हमें फराहम करता है। चौथा है पासपोर्ट। अब एलसी जन्म दाखिला, इसके बाद जो सबसे वैलिड डॉक्यूमेंट है वो है पासपोर्ट। वजह, पासपोर्ट बनाने के लिए सानवी जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी वेरीफाई करवाए जाते हैं, पुलिस इंक्वायरी होती है, उसके बाद में पासपोर्ट इशू किया जाता है। तो पासपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें हमारी अम्मी का नाम भी होता है, हमारे अब्बू का नाम भी होता है, हमारा मुकम्मल पता भी होता है, हमारी जन्म तारीख भी होती है। बैंक के ज़रिए से जो अकाउंट होल्डर्स हमको वेरीफाई करते हैं, बैंक ऑफिसर्स, उसकी तफसील भी होती है, और हमारे एरिए का जो पुलिस इंस्पेक्टर होता है वो भी हमको क्लीन चिट देता है, एनओसी देता है, उसके बाद में पासपोर्ट इशू किया जाता है। उसके बाद में मैट्रिकुलेशन हमने देखा, मैट्रिकुलेशन यानी 10वीं और 12वीं। हाँ, अगर आपने यूजी किया है, आपने पीजी किया है, आपने पीएचडी किया है तो वो और भी ज़्यादा वैलिड है, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ पर 10वीं 12वीं के सर्टिफिकेट्स आसानी से मिल जाएंगे इसलिए मैं उसकी मिसाल पेश कर रहा हूँ। उसके बाद परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट। परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट अब ये अलग अलग होता है अलग अलग शहरों में। जैसे औरंगाबाद में अगर आप पढ़ने के लिए जा रहे हैं, आपको वहाँ पर रेंट पर घर लेना है तो यूँ ही आपको रेंट पर घर नहीं मिल जाता है, आपको मकान मालक के साथ में एक ड्राफ्ट तैयार करना होता है, कमिश्नर के ऑफिस में जाना होता है, दोनों की हेयरिंग होती है, डेट दी जाती है, एक डीड बनती है, डीड बनने के बाद आपको जो है वहाँ पर रहने की परमिशन दी जाती है। तो एक आपको वो सर्टिफिकेट हो सकता है। क्यों ये मैं बता रहा हूँ, क्योंकि वोट बढ़ाने के लिए या वोटर लिस्ट में अपना नाम शामिल करने के लिए अपना ज़ाती मकान होना ज़रूरी नहीं है। आप किसी भी इलाके में रह रहे हो, अगर आपके पास बेसिक डॉक्यूमेंट्स है तो आपका नाम उसमें शामिल हो सकता है, लेकिन ये जो सर्टिफिकेट 5वां जो कॉलम है वो हर जगह मुख्तलिफ हो सकता है। हमारे यहाँ क्या हो सकता है, 7/12 उतारा, जो लैंड रिकॉर्ड्स होते हैं वो हमारे यहाँ पर हो सकते हैं, लेकिन बाज़ इलाकों में शायद 7/12 उतारा वो फराहम करना वो भी कुछ दुश्वार गुजार मरहला हो सकता है। तो ज़मीन के जो पेपर्स हैं वो भी हम बता सकते हैं। फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट ये हमारे एरिया के अंदर नाफिज नहीं होता है, इसलिए ये कॉलम मौजूद तो है लेकिन हम शायद इसके डॉक्यूमेंट्स को पेश नहीं कर पाएंगे। उसके बाद ओबीसी, एससी, एसटी, एनटी या कोई भी कास्ट का सर्टिफिकेट हो जैसे वीजे वगैरह, वो भी इसके अंदर एक्सेप्टेबल होगा, लेकिन एक्सेप्ट होने के पीछे 3 बुनियादी कॉलम का दुरुस्त होना ज़रूरी है। पहली चीज़ नाम, दूसरी चीज़ आपकी तारीख़ पैदाइश, और तीसरी चीज़ आपका जो रेसिडेंशियल एड्रेस है ये मैच करना चाहिए। तो ओबीसी, एससी, एसटी, एनटी, वीजे। एनटी इसलिए कह रहा हूँ कि एनटी महाराष्ट्र में पाया जाता है, महाराष्ट्र के बाहर जो है एनटी सर्टिफिकेट नहीं पाया जाता है। उसके बाद नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीज़न, चूँकि ये हमारे यहाँ पर हुआ नहीं है इस वजह से वो भी हम पुरावा नहीं दे सकते। उसके बाद फैमिली रजिस्टर, शायद ही किसी ने बनाया हो, फैमिली रजिस्टर नहीं है। अभी तो ऐसे बहुत सारे अफराद से बात हो रही है जो 40-40 साल से मालेगांव में हैं, ना उनका नाम 2002 की फ़हरिस्त में है, ना उनका नाम अभी हालिया फ़हरिस्त में है, क्योंकि हमने कभी इसको काबिले तवज्जा जाना ही नहीं। अब उन लोगों के लिए क्या है उस पर भी अभी हम बात करेंगे। तो फैमिली रजिस्टर, अब फैमिली रजिस्टर आपने देखा होगा
नाते वायकाचा नाव, एक कॉलम यहाँ पर पूछा हुआ है, उसमें भी गुड़मुड़ हो रहा है। जैसे मैं मेरे अब्बू से फॉर्म फिल कर रहा हूँ, मैंने मैपिंग करवाई, प्रोजनी के अंदर मैं फिल कर रहा हूँ, तो अब मुझको ये सजेशन दिया जा रहा है कि वहाँ जो रिश्ता आएगा मेरा और वालिद साहब का रिश्ता आएगा। ये गलत फहमी परवान चढ़ रही है, ये नाम नहीं आएगा। 2002 की फहरिस्त अगर आप उठाए, मेरी याद अब ये सर्कुलेट कर दूंगा, वहाँ पर बाज़ाब्ता कॉलम दिया हुआ है, वोटर का नेम दिया हुआ है, उसके सामने नाते वायकाचा नाव, मेरे दादा का नाम वहाँ पर दिया, उनका क्या रिश्ता है वो भी वहाँ पर लिखा हुआ है। वो रिश्ता आपको देखना है और वही लिखना है। फिर सवाल ये पैदा होता है, सिस्टम को कैसे मालूम होगा कि मैं उनका कौन, मेरा तो कुछ तज़किरा ही नहीं है। सिस्टम को ऑलरेडी मालूम हो चुका है जब हमने मैपिंग करवाई थी। मैपिंग में 6 रिश्ते बताए गए थे, मैंने एज ए सन उनके बेटे के तौर पर इंदराज करवा दिया है, तो सिस्टम को पता है कि मैं उनका बेटा हूँ, ये वालिद है और ये उनके वालिद है। इस तरीके से हमको अपना लिंकेज सिस्टम साबित करना है, शजरा साबित करना है कि हमारा नसब किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। तो ये डिटेल भी फैमिली रजिस्टर के ज़रिए से प्रूफ हो सकती है। उसके बाद में हाउस अलॉटमेंट सर्टिफिकेट, जैसे जो सोसाइटी वगैरह पर होती है वहाँ पर गवर्नमेंट की जानिब से कुछ सर्टिफिकेट्स वगैरह दिए जाते हैं, और फिर लास्ट में आता है आधार कार्ड। इससे पहले एक मरहला मालेगांव में आया था, शायद अभी इलेक्शन से पहले, बहुत सारे लोगों ने फॉर्म फिल किया वोट बढ़ाने के लिए। 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा उनकी वोट ऐड नहीं हुई। उसका बुनियादी फ़लसफ़ा बताता हूँ। 2 डॉक्यूमेंट सबमिट करने थे, हमने जो गलती की है, ऊपर भी आधार कार्ड सबमिट किया है, नीचे भी आधार कार्ड सबमिट किया है। इसीलिए बार बार कह रहा हूँ, दस्तावेज़ मौजूद तो है लेकिन हर डॉक्यूमेंट का अपना अलहदा मकसद है। आधार कार्ड को हम पैदाइशी सबूत के तौर पर नहीं पेश कर सकते। आधार कार्ड सिर्फ रहेगा हमारा रिहायशी सबूत, वो हमारी यूनिक आइडेंटिटी है। पैदाइशी सबूत के लिए वही सारी तफसील हमको देना रहेंगी। पहला है जन्म दाखला, दूसरा है LC, तीसरा है मैट्रिकुलेशन का जो सर्टिफिकेट, या फिर UG PG हम कर चुके हैं तो उसके जो सर्टिफिकेट्स होते हैं उसके ज़रिए से। ये एक बुनियादी वजह है। दूसरी वजह ये हो सकती है, हमने अपलोड किया, BLO से शायद कांटेक्ट नहीं कर पाए, या BLO ने शायद अप्रूव नहीं किया, क्योंकि जब तक BLO अप्रूव नहीं करेंगे वो आगे नहीं बढ़ सकता। मालेगांव के BLO होंगे तो माफ़ी चाहता हूँ अगर, क्योंकि आप लोग की तरफ से कुछ एप्रिसिएशन भी मिल रहा है और कुछ BLO की तरफ से थोड़ी सी धमकी आमेज कलमात भी मौसूल हो रहे हैं। उनका ये कहना है कि घर बैठकर वीडियो बनाना आसान है, फील्ड पर उतर कर देखो तो फिर पता चलेगा। तो मेरी नज़र में सिर्फ मालेगांव के BLO नहीं है, इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में फेज़ 3 स्टार्ट हो चुका है। 16 रियासतों और 2 मरकज़ के ज़ेर इंसराम जो इलाके हैं वहाँ पर SIR का काम हो रहा है। तो सिर्फ मालेगांव नहीं, लाखों करोड़ों अफराद इस वक्त ड्राफ्ट में शामिल भी हो सकते हैं और कई लाख अफराद ड्राफ्ट से निकल भी सकते हैं। निकल जाना, ठीक है, ये मुसीबत तो है। हमको बताया जा रहा है कि 5 अगस्त, अभी 3 फॉर्म जो होल्ड पर है, फॉर्म नंबर 6, फॉर्म नंबर 7, फॉर्म नंबर 8, ये होल्ड पर रखे गए। आप उसको सबमिट भी करेंगे तो एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, लेकिन 5 अगस्त के बाद में वो पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। उनके नाम ऐड तो हो जाएंगे, लेकिन शायद एक गंभीर मसला ये है, वोटर लिस्ट में उनका नाम ऐड हो जाएगा, SIR के ड्राफ्ट में उनका नाम ऐड नहीं हो पाएगा। इन फ्यूचर अगर बाद में SIR होता है और उस वक्त आज के SIR को सबूत मांगा जाएगा तो उस वक्त फिर वो अपना सबूत पेश करने से कासिर रहेंगे, क्योंकि 2002 की यादी ये महाराष्ट्र में मांगी जा रही है। दूसरी रियासतों में 2003 की भी तलब की गई, 2004 की भी तलब की। अब क्यों ये तलब की जा रही है, उसकी वजह 1987 से पहले अगर कोई हिंदुस्तान में पैदा हुआ तो वो जन्म सिद्ध हिंदुस्तानी है। अब 87 के बाद कायदा तब्दील हुआ तो मेरा नाम कब ऐड होगा, जब मैं 18 साल का हो जाऊंगा। वोट ऐड करने के लिए 2 कंडीशन है, पहला एक तो हिंदुस्तानी शहरी होना, दूसरा एज जो है 18 साल की होना। तो जब मैं 18 साल का हो जाऊंगा तो आप 87 में 18 साल ऐड कर दीजिए, 2004-5 आता है, लेकिन चूंकि उस वक्त हमारे यहाँ ये काम नहीं हुआ था इस वजह से 2002 की यादी मांगी जा रही है। लेकिन दूसरी रियासतों में 2003 में काम हुआ तो 2003 की यादी मांगी जा रही है, 2004 में काम हुआ तो 2004 की यादी मांगी जा रही है। तो ये एक बुनियादी कंसेप्ट है जिसको हमें समझना है। अब आ जाते हैं कॉलम और फॉर्म के ऊपर। यहाँ पर 3 कॉलम दिए गए हैं फॉर्म में। पहला कॉलम जिनका सेल्फ में इंदराज हुआ है, जिनके नाम 2002 की यादी में मौजूद है, गलत है।
कोई दिक्कत की बात नहीं, वो गलत नाम ही हमको लिखना है। कुछ लोग यहाँ पर ये भी बोल रहे हैं कि दुरुस्त करके लिखा जाए, तो दुरुस्त करके नहीं लिखना है, वो मिसमैच हो जाएगा, वो मज़ीद प्रॉब्लम को क्रिएट करेगा। जैसा नाम लिखा है उसी तरीके से नाम लिखना है। उसके बाद में उस वक्त का वोटर आईडी, अब अगर आप फहरिस्तों को देखेंगे तो उस वक्त का जो OT आईडी है उसका नंबर साइड में लिखा हुआ है, लेकिन बाद लोगों ने अगर फॉर्म को मुकम्मल कॉलम को फिल नहीं किया था तो उसके आगे ब्लैंक भी लिखा हुआ है। तो वहाँ पर अगर आपके पास मौजूद है यादी में तो लिख दीजिए, नहीं है ब्लैंक छोड़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है उपलब्ध असलियात। अगर मौजूद है तो आपको लिखना है। फिर नातेवाईका चुनाव, जैसा कि मैंने अभी पहले बताया, आपको अगला कॉलम देखना है, वहाँ पर जो नाम दर्ज है वो लिखना है। मिसाल के तौर पर मैंने अब्बू की मिसाल दी। अब मैं अम्मी का फॉर्म भरता हूँ। अम्मी का फॉर्म जब भर रहा हूँ तो वहाँ पर उनके वालिद का नाम नहीं लिखा है, वहाँ पर मेरे अब्बू का नाम लिखा है। और मैं चाहूँगा, शेख साहब से गुजारिश करूँगा कि हमारे मालेगांव में या अक्सर जगह पर शादी के फ़ौरन बाद पता नहीं वो कौन सा जज्बा होता है, बाकी डॉक्यूमेंट्स हो कि ना हो, बच्चे का नाम सबसे पहली फुर्सत में तब्दील किया जाता है। ऐसा ना किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। कानूनी दुश्वारियाँ आगे बहुत सारी आती है। जो सर्विस पेशा ख़वातीन हैं, आप उनके डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं, वो कभी भी अपने शौहर का नाम इंटर नहीं करवाते। मेरे सर्टिफिकेट है हमारे पास अपना रिश्ता बताने के लिए, अज़दवाजी रिश्ते को जाहिर करने के लिए, अदर डॉक्यूमेंट्स है हमारे पास। अगर वो एज इट इज़ डॉक्यूमेंट्स रहेंगे तो ज़्यादा आसानी रहती है। ये एक अदर कास्ट से हमने उसको सीखा है और उसको हम अप्लाई कर रहे हैं। तो जो हो गया सो हो गया, लेकिन आने वाले दिनों के अंदर हम इसके ऊपर अमल करने की कोशिश करेंगे। मेरिट सर्टिफिकेट की भी बात आ रही है, तो हमारे यहाँ पर उमूमी तौर पर मसाजिद में जो निकाह होता है, वो जो रजिस्टर के ज़रिए से निकाह नामा दिया जाता है, वो कोर्ट में या गवर्नमेंट ऑफिसेस में एक्सेप्टेबल नहीं है। तो अभी वक्त है, अगर आप उसको कोर्ट की मार्फत बनाना चाहते हैं या फिर कादी साहब की मार्फत बनाना चाहते हैं, तो अभी आपके पास वक्त है, आप उसको बनवा सकते हैं। तो मैं अम्मी की एग्जांपल दे रहा था। तो अम्मी के आगे जो नाम लिखा है, अब्बू का नाम लिखा है, तो मुझे वहाँ पर अपने वालिद का नाम लिखना है और रिश्ता। अब यहाँ पर मुझे पति लिखना है। पहले मैंने अपने वालिद का जब फॉर्म फिल किया तो वडील लिखा, यहाँ पर जो रिश्ता मुझे लिखना है वो पति लिखना है। उसके बाद जो डिटेल्स है वो ऑलरेडी फॉर्म में फिल है, बस वो फॉर्म में देखना है। ऊपर के जानिब 5 कॉलम दिए हैं। पहले कॉलम के अंदर आपका वोटर आईडी नंबर है, डिटेल्स है, आपका एड्रेस वगैरह है। दूसरे कॉलम के अंदर किस एरिया में आपका वोट आता है उसकी पूरी तफसील है, फिर बारकोड है, फिर पुराना फ़ोटो है, और 5वें कॉलम में आज का करंट फ़ोटो हमको पेस्ट करना है। तो ज़िला नासिक, राज्य महाराष्ट्र, मतदार संघ मालेगांव, फिर मतदार क्रमांक जो है वो देखकर लिखना है, यादी क्रमांक देख के लिखना है, अनुक्रमांक जो सीरियल नंबर है वो वहीं से देखकर लिखना है। अब आ जाइए नीचे के कॉलम पर, यह है कॉलम नंबर 3। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉलम नंबर 1 जिसने फिल किया वो भी कॉलम नंबर 3 फिल करेगा। कॉलम नंबर 2 जिसने फिल किया वो भी कॉलम नंबर 3 फिल करेगा। जिसने कॉलम नंबर 1 और 2 छोड़ दिया वो भी कॉलम नंबर 3 को फिल करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉलम है। पहले में लिखा गया है जन्म तारीख। यहाँ पर मैं चाहूँगा कि आप सब लोग यकीनन फील्ड पर वर्क कर रहे हैं, आप लोग जो है खिदमत गुजार है, एक बड़ा काम कर रहे हैं। आधार कार्ड पर देखकर आप लोग जन्म तारीख लिख रहे हैं। मेरी गुजारिश ये रहेगी, आधार कार्ड पर देखकर जन्म तारीख मत लिखिए। बहुत सारे लोगों के आधार कार्ड में भी तारीख का तफावत पाया जाता है। तारीख के लिए मैंने अभी जो डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, जन्म दाखला, LC या फिर मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट, वो देखकर आप जन्म तारीख को लिखिएगा। आधार के ऊपर भी बहुत सारी प्रॉब्लम है। अब दूसरा सवाल, आधार पर गलत है, नीचे ही पूछा है आधार नंबर, तो फिर तो ऊपर जो हमने लिखा, जो नीचे लिखा वो तो मिसमैच हो जाएगा। यहाँ पर आप जब गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, उसका ड्राफ्ट में लेकर आया हूँ, आप चाहे तो मेरे पास देख सकते हैं। आधार कार्ड कंपलसरी नहीं है। मैंने शायद अपनी स्पीच यही से शुरू की थी, आधार कार्ड मैंडेटरी नहीं है। अगर तफावत है तो आप परहेज़ कर सकते हैं, ना भी लिखे तो चल जाएगा। और अगर सब कुछ दुरुस्त है तो फिर आपको लिखना चाहिए। उसके बाद मोबाइल नंबर जो आपका रेगुलर है, जिस पर OTP वगैरह आसानी से आता है, उसी नंबर को आप लोग तहरीर कीजिएगा। उसके बाद में फिर वालिद का नाम, जैसे मैं अपना फॉर्म फिल कर रहा हूँ प्रोजनी में, तो मेरे वालिद का नाम आएगा। अब यहाँ पर मुझे ज़्यादा डिटेल्स देनी है, मुझे अपने वालिद की डिटेल्स भी देनी है, मुझे अपनी डिटेल्स भी देनी है, मुझे अपनी अम्मी की डिटेल्स भी देनी है। अगर शादीशुदा हूँ, अगर
हस्बैंड है तो वाइफ की, वाइफ है तो हस्बैंड की। इस तरीके से ये मुकम्मल शजरा यहाँ पर मुकम्मल होता है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सारे कॉलम्स हैं जो हमको फिल करने हैं। उसके बाद सिग्नेचर करना है। 2 फॉर्म दिए गए हैं। पहला फॉर्म आपका जमा हो जाएगा, दूसरा फॉर्म आपको बीएलओ की सिग्नेचर करके अपने पास रखना है। कैसे पता चलेगा कि जो फॉर्म हमने बीएलओ को दिया उन्होंने एंट्री कर ली है? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट के ऊपर एक जो चुभता हुआ सवाल लिखा हुआ है ना, किसी ने एनुमरेशन फॉर्म लेकर गया, सबमिट नहीं किया, बीएलओ रिस्पॉन्सिबल नहीं है। वहाँ पर जवाब ये दिया गया है कि अगर किसी का एनुमरेशन फॉर्म सबमिट नहीं होता है तो या तो उसे डेथ तस्लीम किया जाएगा, या उसे अब्सेंट माना जाएगा, या उसे ट्रांसफ़र माना जाएगा। तो ये तो फिर एक बड़ी जिम्मेदारी का काम हुआ कि हमने फॉर्म तो भर दिया, हमने मैपिंग तो करवा ली, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जो फॉर्म है वो बीएलओ ने सबमिट कर दिया है? सिंपल है, ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाइए, वोटर आईडी के ज़रिए से, एपिक नंबर के ज़रिए से लॉगिन कीजिए। आपके मोबाइल के ऊपर ओटीपी आएगा। ओटीपी डालने के बाद आपको वहाँ पर क्लियर लिखा हुआ नज़र आएगा कि यूर फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड। आप देख ले, उसका प्रिंट आउट ले लें। ये मैसेज का नज़र आना इस बात की अलामत है कि आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। सबमिशन के वक्त में भी कल मेरे शेख साहब से तफसील से बात हुई है। मराठी में हम फॉर्म लिख कर दे रहे हैं। बीएलओ को भी एंट्री करना है, स्कैन करेंगे ऊपर की डिटेल्स आ जाएंगी, लेकिन जो कॉलम नंबर 3 है उसकी डिटेल्स उनको एंट्री करना है। कुछ बीएलओ जो है वो मराठी में फिल कर रहे हैं, कुछ बीएलओ हजरात जो है वो इंग्लिश में फिल कर रहे हैं। जैसे अगर मैं खुद से ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर एनुमरेशन फॉर्म को फिल करता हूँ, रीजनल लैंग्वेजेस का ऑप्शन भी है, इंग्लिश का ऑप्शन भी है। और ऐसा मेरा ख्याल है कि हमारे डॉक्यूमेंट्स हिंदी या मराठी की बजाय इंग्लिश में ज़्यादा दुरुस्त होते हैं, ऐसा मेरा ख्याल है। ये मुख्तलिफ भी हो सकता है, क्योंकि काना, मात्रा, विलांटी शायद हमको इतनी नहीं समझती, जबकि समझना चाहिए। हम महाराष्ट्र में रह रहे, इतनी बेसिक नॉलेज हमको रहना चाहिए। लेकिन जब वो बीएलओ फॉर्म फिल कर रहा है, मैं लिख कर देता हूँ जमील, बात वही है। वो अगर इंग्लिश में फिल कर रहे हैं और उजलत में वो डबल ई की जगह आई का इस्तेमाल कर देते हैं, मैंने तो सही दिया ना, लेकिन उसके बाद भी फिर एनोमली में नाम आ सकता है, हेयरिंग में मुझे जाना हो सकता है। तो शायद शेख साहब इसके ऊपर और बातचीत करने वाले हैं कि क्या कुछ हम इसके हवाले से कर सकते हैं ताकि डॉक्यूमेंट्स देने के बाद हमारे पास किसी किस्म की कोई तकलीफ़ बाकी ना रहे। तो कॉलम नंबर 1 हमने देखा, जो सेल्फ में जिनकी मैपिंग हुई है उनको कॉलम नंबर 1 भरना है, कॉलम नंबर 3 भरना है। प्रोजनी में जिनकी मैपिंग हुई है उनको कॉलम नंबर 2 भरना है, कॉलम नंबर 3 भरना है। जिनका 2002 की आदि में कुछ भी नहीं है, ना अम्मी का नाम, ना अब्बू का नाम, ना दादी है, ना दादा है, ना नानी है, ना नाना है, ऐसे में क्या करना है, उनको सिर्फ कॉलम नंबर 3 फिल करना है। जिनका इस वक्त की यादी में नाम भी नहीं, उनको क्या करना है, उनका इनुमरेशन फॉर्म नहीं आएगा। लेकिन 5 अगस्त के बाद ये जो 3 फॉर्म है, एडिशन, करेक्शन, डिलीशन, ये तीनों फॉर्म एक्टिवेट हो जाएंगे। उस वक्त वो फॉर्म फिल कर सकते हैं, उनका वोट ऐड हो जाएगा, लेकिन शायद उनका नाम एसआईआर के ड्राफ्ट में नहीं आएगा। वोट तो उनकी बढ़ जाएंगे, क्योंकि पहले ही यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि एसआईआर जो है वो सिटीजनशिप को चेक करने का अमल नहीं है, लेकिन पहला कदम हमेशा दूसरे कदम की बुनियाद होता है। तो ये कुछ बुनियादी बातें हैं। अब अगर आपकी जानिब से कुछ सवालात हो तो आप उसे पूछ सकते हैं। ये जो स्टेप्स है बता दें, तो सबसे पहले जो वोटर्स की फहरिस्त है वो अपलोड की गई थी, वेबसाइट से हमने डाउनलोड किया, या अपने इलाके के कारपोरेटर हजरात से हमने हासिल किया है। दूसरा काम हमने क्या किया, मैपिंग का किया है। तीसरा काम हम क्या कर रहे हैं, एनुमरेशन फॉर्म का कर रहे हैं, जो कि बीएलओ डोर टू डोर जाकर सबमिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हमें फिल करके सबमिट करना है। उसके बाद में 29 जुलाई से पहले पहले वो ऑनलाइन अपलोड करेंगे। 5 अगस्त से 4 सितंबर के दरमियान ऑब्जेक्शन एंड क्लेम पीरियड है। सितंबर के साथ ही में हमें नोटिस फेज़ ये फेस करना है। नोटिस फेज़ क्या होता है, जैसे मैं एनोमली में आ रहा हूँ, किस रीज़न से आ रहा हूँ, वो नोटिस मुझको बीएलओ के ज़रिए से मिलेंगे और मुझे वो डॉक्यूमेंट्स हियरिंग में जाकर पेश करना है, उस रीज़न को हटाना है। अगर वो एक्सेप्टेबल है तो एनोमली हट जाएगा, ड्राफ्ट में नाम आ जाएगा। और अगर वो डॉक्यूमेंट्स काबिल कबूल नहीं है, जैसे एनोमली में बहुत सारे लोगों के नाम आएंगे, लेकिन ऐसे मामले में बहुत सारे अफराद जो मैं 13 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट पेश की है, उन लोगों के पास शायद इसमें से एक भी ना हो, ऐसे लोग भी शहर में
मौजूद है, तो उन लोगों के लिए भी मसाइल बढ़ने वाले, वो नोटिस फेज़ में लिया जाने वाला है। उसके बाद में फिर फाइनल ड्राफ्ट ज़ाहिर होगा 7 अक्टूबर 2026 को।